Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Wardha. So student, in science 2 we have started with the first topic, that is heredity and evolution. तो हेरिडिटी और एंड इवोल्यूशन जो हमने स्टार्ट किया था, अभी तक हमने उसमें क्या क्या पढ़ा. तो फर्स्ट वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी. सो फर्स्ट हमने देखा था कि हेरिडिटी क्या होता है. द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, उसे हमने हेरिडिटी कहा. ओके इसके बाद में हमने देखा वेरिएशन. सो ऐसे जो कैरेक्टर्स है जो बोथ द पेरेंट्स दैट इज़ फ्रॉम मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड मैचअप नहीं करते हैं और उससे जो अलग है, दैट कैरेक्टर आर कॉल्ड अ वेरिएशन. ओके फिर हमने एक पोर्शन देखा कि दैट इज़ ऑफ सेंट्रल डोग्मा, दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमने स्टडी किया व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ओके एंड व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन. फिर प्रोटीन सिंथेसिस का ये प्रोसेस देखा. अब उसके बाद में हम इवोल्यूशन का पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ओके इवोल्यूशन मीन्स व्हाट. इवोल्यूशन का मतलब होता है द ग्रेजुअल चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस. ओके अब ग्रेजुअल चेंजेस यानी क्या. फॉर एग्जाम्पल अभी हम जिस एटमॉस्फियर में बैठे हुए हैं, तो ये एटमॉस्फियर सेम नहीं है. स्लोली दिस एटमॉस्फियर इज़ चेंजिंग और इस एटमॉस्फियर के इम्पैक्ट की वजह से जो एनवायरनमेंट है उसमें कई चेंजेस हो रहे हैं. एंड दिस changes which are not visualized directly, such changes are called a gradual changes यानी continuous changes है. For example rusting of iron, हमें ऐसा दिखाई देता है कि अरे ये आयरन पीस था वो पहले अच्छा था और कुछ दिनों बाद देखते हैं तो वो उसको रस्ट लग गया, लेकिन हम ये प्रोसेस कैसे हुआ ये देख नहीं पाते. सो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ, ये कई दिनों का केमिकल रिएक्शन था जो जब ज़्यादा बढ़ गया तो हमें नज़र आया. सो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड ग्रेजुअल चेंजेस. अभी हम इसका एक बेस्ट एग्जांपल और ले सकते हैं, दैट इज़ कि आप मान लीजिए कि कोई रोड है, ओके और रोड के ऊपर में थोड़ी सी मिट्टी आ गई है. लेकिन हमेशा क्या होता था कि वो जो रोड है, जो एरिया है जहाँ से व्हीकल ट्रांसपोर्ट होते थे, इस वजह से वहाँ पे कभी प्लांटेशन डेवलप नहीं हुआ. लेकिन लॉकडाउन लग गया, इसके बाद में उस रोड पे व्हीकल का ट्रांसपोर्ट बंद हो गया. और जब हमने उस रोड पे 2-3 महीने बाद देखा, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि जहाँ पे कभी कोई चीज़ डेवलप नहीं हो सकती थी वहाँ पे अभी छोटे छोटे प्लांटलेट्स डेवलप हो गए. जहाँ पे सिंपल ग्रासेस भी ग्रो नहीं हो सकती थी वहाँ पे अभी हर्ब के हाइट के यानी छोटे हाइट के प्लांटलेट्स डेवलप हो गए. सो दिस इज़ अ चेंजेस, जो ग्रेजुअल चेंजेस है. थोड़ा सा भी कंडीशन चेंज हुआ वहाँ पे चेंजेस आना चालू हो जाएगा. सो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड अ gradual changes. So what is evolution? The gradual changes taking place in living organism and it gives rise to new organism due to change in their genetic composition is called a evolution. और अभी मैंने जो आपको evolution explain किया that is in non living. अभी अगर हम living में consider कर रहे हैं evolution, तो in that case यहाँ पे बताया कि जो चेंजेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं, किस वजह से आ रही? क्योंकि उसका जेनेटिक कंपोजिशन जो है वो चेंज होते जा रहा है. पूरा चेंज नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा डीएनए और उसके 2 बेस पेयर में भी अगर चेंज हो जाए तो वो वेरिएशन ला सकता है. सो सच चेंजेस विच आर अकरिंग इन द जेनेटिक कंपोजिशन, देन दैट इज कॉल्ड अ इवोल्यूशन. नेक्स्ट, इनहेरिटेड ट्रेट्स. अब हमने देखा था ट्रेट यानी क्या. ट्रेट यानी जैसे मेंडल्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उस समय जैसे हाइट जो है वो कैरेक्टर लिया, तो टॉलनेस और ड्राफ्टनेस
ये क्या हो गया, उसके ट्रेट हो गए। कलर ऑफ द पी अगर कैरेक्टर है, कलर अगर कैरेक्टर है तो रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्राउन वायलेट कलर है, तो ये कलर क्या हो गया, उसके ट्रेट हो गए। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ अ ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब होता है जैसे हाइट, अगर टॉल है और ये टॉल हाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये टॉलनेस क्या हो गया, इट इज़ इनहेरिटेड ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, सो व्हाट इज़ इनहेरिटेड ट्रेट? Inherited traits are the trait in an organism due to the change in the genetic composition, and it can be passed from one generation to the next generation and it result in the evolution. इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताऊंगी। इंडिया में एक एरिया है, शायद हिमाचल का ही एरिया है, जहाँ पे कुछ लेडीज़ जो है वो गले में रिंग्स पहनती है। अब क्या हो गया कि दे हैव अ ट्रेडिशन जहाँ पे वो गले में रिंग्स पहनती है, लेकिन इस वजह से क्या हो गया कि वो उस पर्टिकुलर जनरेशन में उनका नेक का जो लेंथ था वो इंक्रीज़ हो गया। हमारा जो नेक का लेंथ है उससे उनका नेक का लेंथ ज़्यादा था, और वो नेक जो थी वो पतली थी, थिननेस था उसमें। अब क्या हो गया कि उन्होंने वो रिंग्स पहनने के कारण उनका नेक का स्ट्रक्चर इस तरीके से आया, बट जब नेक्स्ट जनरेशन में उनके यहाँ डॉटर का बर्थ हुआ, दे हैव फाउंड दैट ये जो लॉन्ग नेक का जो उनके रिंग्स पहनने की वजह से हुई थी, बट वो जब डॉटर का बर्थ हुआ, दे हैव फाउंड दैट कि उस डॉटर में जो नेक थी वो भी कैसी थी, लॉन्ग नेक थी। सो दिस इज़ अ इनहेरिटेड ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई। अगर ये ट्रांसफ़र ना होती तो हम इसे इनहेरिटेड ट्रेट नहीं कहते, एज इट इज़ ट्रांसफ़र, इसीलिए हम इसमें इनहेरिटेड ट्रेट कहेंगे। नेक्स्ट इज़ अ एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है, सो एक्वायर्ड ट्रेट्स आर द ट्रेट्स विच आर एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम and it cannot be passed from one generation to the next as it does not result in the evolution. For example, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एक पर्सन है जो कंसिडर इट कि वो हमारे इंडिया के ऐसे एरिया से आ रहा है जहाँ टेम्परेचर नॉर्मली कम होता है। फॉर एग्जांपल, वन पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम द हिमाचल और वो हमारे वर्धा में आ रहा है, वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई, हम इसे टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन कहेंगे। तो व्हाट विल हैपन कि वो जो पर्सन वहाँ पे है, जब हिमाचल में है, तो डेफिनेटली उसका कलर फेयर रहेगा। ओके, वहाँ के कोल्डर रीजन में उसको रहने की आदत होगी। जैसे ही वो हमारे रीजन में आएगा, यहाँ पे रीजन हॉटर रहेगा, सो व्हाट विल हैपन, उसके बॉडी में भी मेलानिन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसका जो कलर है दैट विल बी गेट डार्कन हियर। डार्कन मीन्स इट विल नॉट बी वेरी मच डार्कन, बट एटलीस्ट स्लाइटली 1 to 2 शेड्स डार्क फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो पहले से उसका शेड डार्क हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि वो इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। अब क्या होगा, ये जो ट्रेट है दिस इज़ जस्ट अ एक्वायर्ड ट्रेट, क्योंकि ये ट्रेट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्योंकि अगर ये पर्सन फिर से अपने जोन में चले जाए तो उसका जो फिनोटाइप यानी अपीरियंस में चेंजेस, और जीनोटाइप यानी जेनेटिक्स में चेंजेस, तो यहाँ पे अपीरियंस में चेंज हो रहा है, जेनेटिक में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है उसे हम कहेंगे एक्वायर ट्रेड्स, यानी कुछ समय के लिए वो ट्रेड उस व्यक्ति में आए या उस ऑर्गेनिज्म में आए और फिर समय के साथ में फिर से चेंज हो गए। सो सच ट्रेड्स आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेड्स। नेक्स्ट इज जो मेनली हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब जैसे कई साइंटिस्ट ने कहा कि इवोल्यूशन हुआ,
हम भी अपने आसपास देखते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जैसे हम खुद अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि जैसे आप देखिए कि हम पहले जिस टेम्परेचर में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, उस टेम्परेचर में हमें आज रहना पड़ रहा है। वी कांट इमेजिन कि वी हैव नॉट इमेजिन कि हम कभी 48 या 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रह पाएंगे, बट नाउ इन समर 48 टेम्परेचर इज़ नॉर्मली हैपनिंग इन वर्धा सिटी। सो हम इस टेम्परेचर पे अब अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। बेमौसम बारिश हो रही है, उसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। जो विंटर सीज़न है उसका नॉर्मली जो पीरियड है वो बढ़ गया है, तो उसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। सो ये भी किसका हिस्सा है? एक इवोल्यूशन का हिस्सा है। तो ये तो सिर्फ हमने एक अपने आप पे बोला, तो ऐसे कई रिएक्शन एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली चल रही है, जो कि इवोल्यूशन का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है। ये बोलने से नहीं होगा, जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसको प्रूफ लगता है। सो देयर इज़ अ प्रूफ फॉर दिस इवोल्यूशन, तो उसी को क्या कहा? एविडेंसेस। तो देयर आर नंबर ऑफ एविडेंसेस जो ये बताएंगे कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो हम उसमें से कुछ एविडेंसेस अभी स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट एविडेंसेस दैट इज अ होमोलॉगस ऑर्गन, ये आएगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में, ठीक है। होमोलॉजिकल ऑर्गन। नाउ व्हाट इज होमोलॉजिकल या व्हाट इज होमोलॉजी? अभी आप देखिए यहाँ पे हमें एक एनाटॉमिकल डायग्राम मतलब जो हमारे बॉडी का इंटरनल सिस्टम है उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी बोन्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज ह्यूमन हैंड, दिस इज अ फिन ऑफ द व्हेल, दिस इज अ फोरलिम ऑफ द डॉग एंड दिस इज अ विंग ऑफ द बैट, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं? पहला है लिम्ब ऑफ द ह्यूमन बीइंग, देन फिन of the whale, limb of the dog and wings of the bat. अब ह्यूमन हैंड बहुत काम करने के लिए काम आता है, ठीक है। हम उससे चीज़ें उठाते हैं, साइकिल चला रहे हैं, हम उसको मूव कर रहे हैं, कोई चीज़ पकड़ रहे हैं। सो आवर हैंड इज़ डिफरेंट और हम इससे अलग डिफरेंट वर्किंग कर रहे हैं। दूसरा है वेल का फिन। वेल का फिन जो है उसे स्विम करने में हेल्प कर रहा है। डॉग का जो फोरलिम है या लिम्ब है वो उसे चलने में मदद कर रहा है, और बैट का जो विंग है वो उसे उड़ने में मदद कर रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे हमने जितने भी, ये सब किसके हैं? मैमल्स हैं, सारे के सारे मैमल्स हैं। तो जितने भी मैमल्स हैं उनके हमने फोरलिम्स लिए और उसको जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये फाउंड कर रहे हैं कि इनका जो वर्किंग है वो पूरा डिफरेंट है, ओके। बट जब हम इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल रही है। सिमिलैरिटीज़ ये है इन द बोन, ठीक है। जैसे इन सब में जो पहला बोन है वो एक बोन है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस। दिस वन, दिस बोन इज कॉल्ड अ ह्यूमरस, ओके। सॉरी, लास्ट वाले में ये वाला, दिस इज कॉल्ड अ ह्यूमरस। दूसरा जो बोन है दिस इज कॉल्ड अ रेडियस अल्ना, जो हमें ये सारे मैमल्स के अंदर में दिखाई दे रहा है, ओके। नेक्स्ट इज कॉल्ड अ कार्पल्स, देन मेटाकार्पल्स, phalanges, carpals, metacarpals, phalanges, carpals, metacarpals, phalanges and carpals, metacarpals and phalanges। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि ये जितने भी डिफरेंट मैमल्स क्यों ना हो, डिफरेंट मैमल्स क्यों ना हो, ठीक है, इनके ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन क्यों ना हो, बट वी आर सीइंग
द सेम बोन्स, जैसे ह्यूमरस, रेडियोल्ना, सभी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेटाकार्पल्स, कार्पल्स हमें सभी में मिलेगा, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है, एंड फैलेंजेस। सो दिस इज अ फैलेंजेस, ओके। तो ये ह्यूमन बोन में भी मिलेगा हमें, और बाकी ऑर्गेनिज्म के बोन में भी मिलेगा जो मैमल्स है। तो जहाँ पे फंक्शन डिफरेंट है बट स्ट्रक्चर सिमिलर है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर but different in function. Such type of organism are called, such type of organs are called a homologous organ. फिर एक बार, similar in structure but different in function, such type of organs are called a homologous organ. तो जिसमें एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे अभी तो ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया वो मैंने बताया, इसके अलावा भी limbs of amphibians, reptile, birds and mammal have similar structure but function is different, okay. So these are called a homologous organ. ठीक है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है हमें homologous organ, दिख रहा है। So these all are the homologous organ. बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के, देन मैमल्स के, सभी के जब कंपेयर किए गए बट ऐसे ऑर्गन मिले जो एनाटॉमिकली सेम है। आप सोचो अगर इवोल्यूशन नहीं होता तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे मैचअप करता? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है। सेकेंड एविडेंस हम देखेंगे, दैट इज द एनालॉगस। एनालॉगस इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ होमोलॉगस। होमोलॉगस में हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर सिमिलर, फंक्शन डिफरेंट। यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर डिफरेंट एंड फंक्शन सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। बैट के विंग्स जो है वो स्किन से बने हुए, बर्ड्स के विंग्स एक्सोस्केलेटन से बने हुए, और इंसेक्ट विंग्स जो है वो काइटिन से बने हुए। तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन तीनों भी उड़ने के काम आता है, फंक्शन सेम है। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, दे आर कॉल्ड अ एनालॉगस। जहाँ स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, दैट आर कॉल्ड अ होमोलॉगस। नाउ नेक्स्ट एविडेंस इज फॉसिल। फॉसिल यानी क्या? जब कोई चीज़, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, या फिर कोई नॉन लिविंग चीज़ भी जब ज़मीन के अंदर में चली जाती है तो अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से, अर्थ कंटिन्यूसली मूव हो रही है, भले हमें दिखाई ना दे बट देयर इज़ अ स्मॉल फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और उस फ्रिक्शन की वजह से देयर इज़ अ इम्प्रेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सॉइल और रॉक, और वो जो इम्प्रेशन सॉइल या रॉक पे बन गया है, दैट इम्प्रेशन is called a fossil, okay. So fossil are the remains of organism which live long ago. From the study of fossil we can know their structure. fossil की स्टडी से हमें उसका स्ट्रक्चर, टाइम पीरियड, ठीक है, कब वो थे, जैसे जो जितना ओल्ड होगा उसका फॉसिल हमें अर्थ में उतना डेप्थ में मिलेगा, और जो जितना न्यू होगा उसका फॉसिल हमें अर्थ क्रस्ट में ऊपर मिलेगा, ठीक है। इसलिए टाइम पीरियड भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉसिल्स ऑफ द सिंपलर ऑर्गेनिज्म इज फाउंड डीपर इनसाइड द अर्थ, एंड एज ऑफ द फॉसिल कैन बी डिटरमाइंड बाय द रेडियो कार्बन डेटिंग। अब रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है
तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें वो फॉसिल्स में के जो रेडिएशन है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टनली कार्बन, कहीं ना कहीं कार्बन होता ही है। अगर प्लांट रिमेन है तो भी कार्बन रहेगा, एनिमल रिमेन है तो भी कार्बन रहेगा, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ है उसमें कार्बन रहेगा। तो कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कैप्चर करके उसका स्टडी किया जा सकता है, उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, सो इन दिस वे बाय स्टडिंग द फॉसिल हम क्या कर सकते हैं, एक इवोल्यूशन लिंक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब डेवलप हुआ था। डायनासोर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन डायनासोर थे, इसका एविडेंस, इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिला, तो हमें इन फॉसिल से मिला। ठीक है, फॉसिल से हमें ये भी मिला कि कनेक्टिंग लिंक क्या है। जैसे आर्कियोटेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक डायनासोर है जो हमें बताता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। आर्कियोटेरिक्स एक ऐसा डायनासोर था जिसमें हमें बर्ड्स के जैसे क्लॉड डिजिट, बिग दिखाई देता है, वैसे ही रेप्टाइल्स के जैसे टिथ, ओके, और सिलेंड्रिकल बॉडी दिखाई देती है। तो यहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं कि कहीं ना कहीं रेप्टाइल से ही बर्ड्स डेवलप हुए। तो इस तरीके से जो कनेक्टिंग लिंक फॉर्म की जाती है उसका जो एविडेंसेस है वो हमें फॉसिल स्टडी से मिला। सो दिस इज़ द सेकेंड एविडेंसेस। Now next is evolution by stages. So complex organism has its organ developed from the simple organism. अब जैसे हम आइज का एविडेंसेस की बात करें तो सबसे पहली आई स्पॉट हमें किस में दिखाई दी है, प्लानेरिया में। ओके, जो फ्लैटी हेलमिंथस में आता है वहाँ पे दिखाई दिए, और यही आई बाद में ग्रेजुअली डेवलप होके आज हमें जो आइज दिखाई देती है उसमें डेवलप हुई। वैसे ही इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स, सो फेदर्स वेयर फर्स्ट डेवलप इन द डायनासोर, जो मैंने आर्कियोप्टेरिक्स आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, वहाँ पे हमें फेदर्स दिखाई दिए थे, और आज वो फेदर्स जो है हमें बर्ड्स में दिखाई देते हैं। तो ये भी एक इवोल्यूशन का लिंक हम बोल सकते हैं। देन इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। अब ये जितने भी है, ये जैसे हमें कैबेज दिख रहा है, कॉलीफ्लावर यानी फूलगोभी दिख रही है, ये हमें दिख रहा है केल, ओके। इसके बाद में ये कोलाबरी और ये हमें ब्रोकली दिख रही है। तो ये जितने भी है, ब्रोकली, देन कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब अगर हम देखें तो ये सब बिलोंग करते हैं एक फैमिली से, और इनका डेवलपमेंट भी जो है वो कैबेज से हुआ है। तो पहले कैबेज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया, तो कॉलीफ्लावर में मॉडिफिकेशन आया, तो ब्रोकली में मॉडिफिकेशन आया, तो कोलाबरी, ये सब चीज़ें बनी हुई है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो ए एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन। और इसके अलावा अभी सबसे बड़ा एविडेंस जो है, ठीक है, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से पहले भी मैं आपको एक एविडेंस देती हूँ, दैट इज़ सेल। जब आपने 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में सेल पढ़ा होगा तो उस समय आपने सिर्फ 3 टाइप के सेल पढ़े। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, फिर यूकैरियोटिक सेल में आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल। ओके, सोचो अगर हर एनिमल अलग अलग इवॉल्व हुआ रहता तो हमें हर एक ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल या प्लांट सेल। बाकी जो भी ऑर्गेनेलिज है वो एनिमल सेल में जो है वही प्लांट सेल में है, एक्सेप्ट समथिंग, जैसे वैक्यूल या फिर हम प्लास्टिड बोलेंगे तो हमें प्लांट सेल में दिखाई देते हैं, एनिमल सेल में नहीं है। सेंट्रियोल्स हमें एनिमल सेल में दिखाई देते हैं, प्लांट सेल में नहीं है। लेकिन ये चीज़ें छोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, माइक्रोट्यूबल्स, ये सारी चीज़ें, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक स्केलेटल मैट्रिक्स,
ये सारी चीज़ें हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल में दिखाई देगी। और यहाँ पे हमें हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग नहीं पढ़ना पड़ता है। अगर हम एक एनिमल सेल दूसरा देखेंगे, ह्यूमन सेल देखेंगे, तो हमें ये सारी ऑर्गेनेलीज सेम दिखाई देंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट एविडेंस जो ये बताता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसी बेसिस पे ये एक एग्जाम्पल है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। सी, this is a embryo of the fish, this is a embryo of the tortoise, this is embryo of the chicken, this is embryo of the rabbit, this is embryo of the human. okay? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम ये थर्ड डायग्राम है, वहीं पे हम पहचान सक रहे हैं कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो है। बट नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट दिस डायग्राम्स। अगर आप इन डायग्राम्स के ऊपर में कंसंट्रेट करोगे, अगर इन डायग्राम्स को देख के अगर हम बता पाए कि ये किस ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो है, तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। बिकॉज एवरी एम्ब्रियो लुकिंग सेम, इवन दो इट इज़ अ एम्ब्रियो ऑफ द ह्यूमन बींग और इट इज़ अ सिंपली एम्ब्रियो ऑफ द फिश, इवन दो इट इज़ अ एम्ब्रियो ऑफ द ह्यूमन बींग, लेकिन हमें गिल्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिखाई देगा और टेल यहाँ पे भी दिखाई देगी। सो दिस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इज़ अ ग्रेट प्रूफ जो ये बताएगा कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, एंड इट इज़ अ ग्रेट एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन। ओके, सो स्टूडेंट, टुडे we have studied about the evolution and its evidence. Hope you have understand. So student, take care of yourself, remain safe at the home and study hard.